एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल नॉलेज कैटल। जैसा कि थंबनेल से ये तो पता चली गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी पर। किसकी स्ट्रैटेजी पर? हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ, चाहे आईबीपीएस पीओ हो चाहे आरआरबी पीओ हो, किसी भी एग्जाम के पीओ में जो आपका प्री का एग्जाम होता है, चाहे क्लर्क हो चाहे पीओ हो, उसमें कैसे फुल में से फुल मार्क्स लाएं। जी हाँ, ये संभव है, बिल्कुल ये पॉसिबल है, तभी एग्जामिनर 20 मिनट्स के स्लॉट में से डिवाइड कर रहा है। 35 में से 35 मार्क्स लाना कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है। कैसे ला सकते हैं, कैसे इस 1.5 से 2 महीने के टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या क्या करें प्रैक्टिस, किस किस चैप्टर पे करें फोकस, ये सभी बातें आज हम करने वाले हैं इस वीडियो पे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए डिस्कस करते हैं आईबीपीएस पीओ की स्ट्रैटेजी, कैसे हम फुल में से फुल मार्क्स लाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपके आईबीपीएस पीओ के प्री का एग्जाम, जिसमें आपके रीजनिंग में आने वाले हैं कितने, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और टाइम जो है वो आपको मिलने वाला है 20 मिनट का टाइम। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे पहले अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो वैकेंसीज आपकी अराउंड 1400 प्लस, या फिर आप बोल सकते हो 1400 या 1400 जो 250 बढ़ी हैं उसके बाद 1400 हुई हैं। अभी आगे और बढ़ेंगी, जैसे जैसे बैंक्स रिवील करते रहेंगे वैसे वैसे वैकेंसीज बढ़ती रहेंगी। लेकिन अगर आपके पास ये वैकेंसीज हैं तो करोड़ों लाखों स्टूडेंट्स अपेयर होने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि आईबीपीएस की हो चाहे आरआरबी की हो, फुल में से फुल मार्क्स प्री में लाने की बात हो रही है, मेंस में नहीं। ठीक है, मेंस में फुल लाने की बात ही नहीं हो रही है, मेंस का तो लेवल ही अलग है। ठीक, तो प्री की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। 20 मिनट में आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस कर सकते हो विद एक्यूरेसी। आपकी एक्यूरेसी अगर मेंटेन है, बस आपको टाइम का ध्यान रखना है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप आराम से 20 मिनट में ही आप 35 में से 35 मार्क्स ला सकते हो। अब बात करते हैं कि कैसे, है ना, पूरी वीडियो ही इसी पर है, कैसे हम लेकर आए ये फुल में से फुल मार्क्स। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो इन क्वेश्चन, ये जो 35 मिनट का जो 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं 20 मिनट में, उनमें क्या क्या आने वाला है? पहला आएगा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, सभी को पता है कोडिंग डिकोडिंग आता है। ठीक है, दूसरा आता है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज में से क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल या अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तीसरा आएगा आपका ब्लड रिलेशन में से क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन भी आपका एक चैप्टर है, काफी अच्छा चैप्टर है। ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एक आ गया आपका, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। फिर आपका दूसरा चैप्टर जो हो गया है वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग। नेक्स्ट है आपका सिलोजिज्म या सिलोगिज्म जिसे आप बोलते हो, और फिर है आपका इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी असमानता जिसे आप बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये हैं आपके वो मेन चैप्टर जो आपको प्री में करने हैं। इसके अलावा अगर मैं एक और चैप्टर की बात करूं जिसे हम बोलते हैं पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल दोनों में इसी में इंक्लूड कर रही हूं। ठीक है, ये वाला पार्ट अगर मैं एग्जाम में बात करूं 35 क्वेश्चन की, तो 35 में से आपके 20 से 25 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं स्लॉग्स या पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के। यानी कि आपका 57 से 60% का पेपर तो इसी में से आता है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में से 60% पेपर। समझ रहे हो बात को? यानी कि सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे प्री के एग्जाम का वो है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ये जो चैप्टर है, ऐसा नहीं ये मुख्य भूमिका नहीं निभाते, ये भी निभाते हैं, लेकिन इनकी जो वेटेज है एग्जाम में वो कंपैरेटिवली पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट से कम है। ठीक, अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को कैसे करें। देखो आपके पास अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 महीने का टाइम है। ठीक है, 1.5 से 2 महीने के टाइम में आपको पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट या फिर इन सब चैप्टर्स को करना है। बाकी आपको मशीन इनपुट हो गया, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग में खुद अपने 5 टॉपिक्स आ जाते हैं, डाटा सफिशिएंसी हो गया है, इस पर फोकस नहीं करना है। कहने का मतलब ये नहीं कि आता नहीं है, याद रखना। अगर मैं बात करूं इनपुट आउटपुट की या मशीन इनपुट की, ठीक है, तो एग्जाम में देखा गया है
एक प्री का एग्जाम हुआ था, IBPS का था या SBI का था, उसके शाम की शिफ्ट में मेन मशीन इनपुट के 3 क्वेश्चन आ रखे थे और वो मशीन इनपुट के 3 क्वेश्चन प्री में आए हुए थे। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन था, लेकिन मशीन इनपुट इजी लेवल का तो था, लेकिन उन्होंने प्री में दिया था, जबकि बच्चे कहते हैं कि प्री में आता नहीं है, तो अनसर्टेन है। पहले तो ये दिमाग में रख लो कि आपका जो एग्जाम होता है वो अनसर्टेन है, कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है। ऐसा मत सोचना कि ये 3 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, ऐसे करके जाएंगे और हम पेपर क्लियर कर लेंगे। कुछ आप पहले से तय करके नहीं जा सकते कि यही आएगा। हर शिफ्ट में पेपर चेंज होता है। मान लो मॉर्निंग की शिफ्ट में इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आ गए 5 और अगली शिफ्ट में, उसके जस्ट बाद वाली शिफ्ट में बच्चे गए कि हाँ इनइक्वालिटी के 5 आएंगे, दिमाग सेट, माइंड सेट बना के गए 5 नंबर वहां से हो जाएंगे, लेकिन इनइक्वालिटी आया ही नहीं, या उसके बाद स्लॉग्स आ गया, या मान लो स्लॉग्स भी नहीं आया, इनइक्वालिटी भी नहीं आया, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप ऐसे नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस्ड आप अपना सोचो कि नहीं 6 नंबर तो यहाँ से आएंगे, 5 नंबर तो यहाँ से आएंगे, 10 नंबर तो यहाँ से आएंगे। ठीक है, मैं बस ये बता रही हूँ मेजर पार्ट ये होने वाला है और माइनर पार्ट में आएगा ये सारा पार्ट। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसमें एक आता है डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी भी एक प्री में देखा गया है कि इसके 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, 2019 या 19 की बात है। डाटा सफिशिएंसी के 2 या 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं प्री में। मेंस में तो आते ही हैं ये विद लॉजिकल रीजनिंग, लेकिन अब मैंने इन्हें जो 10 भागों में डिवाइड किया है, जरा देखना इसका क्या मतलब है। आपको अगर आप प्री देने जा रहे हो तो ये तो आपको करना ही करना है, यानी कि बाय हुक और बाय क्रुक आपको पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट तो छोड़कर जाना ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। अगर आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आता तो आप पेपर देने मत जाओ, बहुत अच्छी बात है, मत ही जाओ। क्यों? क्योंकि अगर ये पार्ट नहीं आ रहा, 60% तो तुम छोड़ के जा रहे हो, 40% तुम करके जाओगे, उस 40 में भी तुम कुछ ना कुछ गलती करके आओगे, तो तुम कट ऑफ कैसे निकालोगे? सोचो कैसे निकालोगे। यानी कि अगर आपकी 1400 अप्रॉक्स वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया, तो आप ये मान के चलिए बेटा कि आपको प्री की कट ऑफ निकालने के लिए अच्छे नंबर लाने हैं। वो अच्छे नंबर लाने के लिए आपको अपने 3 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट तो ऐसे करने ही पड़ेंगे जिसमें आप मैक्स टू मैक्स मार्क्स गेन कर सकें। मैक्स टू मैक्स का मतलब ये नहीं है कि हमेशा फुल में से फुल ही लाओ, है ना, 1-2 नंबर ऊपर नीचे चलता है। जैसे मान लो आपको 35 क्वेश्चन आए रीजनिंग में, आपने 34 ले लिए, ये अच्छा स्कोर है, इससे बुरा स्कोर नहीं बोलेंगे। मैथ्स आई 30 नंबर की या मैथ्स आई 35 नंबर की आती है, मैथ्स 35 नंबर की मैथ्स आई, उसमें आपके मान लो 27, 28, 29 या 31 नंबर आ गए। ठीक है, अगर इंग्लिश आई, इंग्लिश में मान लो आपके 30 नंबर की इंग्लिश है, आपके 25 नंबर आ गए या 26 नंबर आ गए, तो मैक्सिमम मार्क्स आपको लाने हैं। क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स आएंगे तभी आप इन भीड़ में जो खड़े बच्चे हैं, करोड़ों लाखों बच्चे, उनसे आ पाओगे, उनकी लाइन पे आ पाओगे, प्री क्लियर करोगे तभी जाके आप मेंस में अपेयर हो पाओगे। अब बात करते हैं कि मैम ये तो मैं सब कुछ आता है, ये भी हमने कर रखा है, ये भी हमने कर रखा है, ये आता तो है बेटा, आता तो सबको है, आता तो सबको है, समस्या तो यही है, आता सबको है, सब कुछ आता है। आप किसी बच्चे को बोलो कि भाई मैं तेरे को ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देता हूँ, करेगा कि नहीं करेगा, आप उसे करके दे दो, वो अगले दिन सॉल्व करके ले आएगा। लेकिन सारी झंझट किसकी है? झंझट है टाइम की, समस्या ही टाइम की है कि 20 मिनट में क्या आप कर पाते हो। अगर आप 20 मिनट में वो सारे क्वेश्चंस कर पाते हो तो यू आर अ हीरो। ठीक है, अगर आप 20 मिनट में नहीं कर पाते हो तो फिर कोई फायदा नहीं है सारे चैप्टर्स आने का। यानी चैप्टर्स तो आपको आते हैं लेकिन आपको समय के अंदर नहीं कर पाते हो, ये है सबसे बड़ी समस्या। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए आपको देने हैं मॉक टेस्ट। जी हाँ, मॉक टेस्ट मतलब आपको स्पीड टेस्ट, जिसको कई बच्चे स्पीड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, तो आपको देने हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने से क्या होगा? मॉक टेस्ट मैं ये नहीं कहती हूँ कि देखो कुछ बच्चे कहते हैं हम डेली देने हम मॉक टेस्ट। अगर आपको स्पीड, आपकी तैयारी पूरी है, आप सिर्फ स्पीड के वजह से रुकते हो, आप डेली दे दो, कोई झंझट नहीं। 1.5 महीने तक या 2 महीने तक, जब आपका अक्टूबर में एग्जाम होगा, IBPS की बात कर रही हूँ मैं, तब तक आप हर दिन टेस्ट देते देते कहीं ना कहीं अच्छे, आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स ST कुछ इस तरीके से देते हैं या मॉक टेस्ट कुछ इस तरीके से देते हैं कि मंडे को भी दिया, ट्यूसडे को भी दिया, वेडनेसडे को 2 दे डाले, खुश थे बहुत, है ना, थर्सडे को भी दिया, फ्राइडे को 3 मॉक टेस्ट दे डाले, ये कोई तरीका नहीं होता मॉक टेस्ट देने का। मॉक टेस्ट जितने ज्यादा दोगे उतना जल्दी सिलेक्शन पाओगे, ये कहीं नहीं लिखा। मॉक टेस्ट देने का सही तरीका भी होना चाहिए। जब आप टेस्ट दे रहे हो तो उसका सही तरीका, आप ऑल्टरनेट दो, मैं कहती हूँ आप ऑल्टरनेट दो, ST स्पीड टेस्ट या फिर मॉक टेस्ट,
लेकिन उसका एनालिसिस प्रॉपर करो। अब मान लो आपने पहले दिन दिया, एक एसटी दिया, एक स्पीड टेस्ट दिया आपने, और आपके 100 में से आ गए कितने, 48 नंबर। अगले दिन आपने दिया, फिर 100 में से आ गए 37 नंबर। अगले दिन आपने दिया, आ गए 100 में से 49 नंबर। ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है मार्क्स में, ये जो पहले 48 आए, फिर 37 आए, फिर 49 आए, रीजन भी जानना है ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं कि बस हमने तो दे दिए, मैम ने कहा था कि एसटी दो, स्पीड टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो और आप अच्छे नंबर ला जाओगे, नहीं। तरीका होता है। तरीका मतलब आपने अगर 48 नंबर लाए हो, ऐसा तो है नहीं कि आपने 48 किए थे, 48 के 48 आ गए, और अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको देखना है कि आपने क्या गलतियां की है। आपने अगर 48 मार्क्स लाए, या आपने अप्रोक्स आपने क्वेश्चन किए थे 60 समथिंग, और आपके आंसर मार्क्स आए 48, तो जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं वो गलत क्यों हुए हैं, इसका रीजन आपको देखना है। क्योंकि यहां तो गलती कर रहे हो, लेकिन मेन एग्जाम में आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हो 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि आपके क्वेश्चन आपको सही नहीं करोगे, गलत करोगे तो मार्क्स कटेंगे भी। तो यहां सबसे बड़ी दिक्कत है, मार्क्स ला नहीं रहे और ऊपर से आप कटाने पे तुले हुए हो, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट में आपको ये देखना है कि कौन से टॉपिक में आप लैग कर रहे हो। ठीक है, कौन से क्वेश्चन है जो आप हर एसटी में छोड़ते जा रहे हो। उससे क्या पता चलेगा, उससे एनालिसिस ये हो जाएगा कि भाई ये वाला टॉपिक मेरा कमजोर है, या ये वाले टॉपिक में मुझे दिक्कत आ रही है, या यहां पर मैं लैग कर रहा हूं तो इसमें मुझे मेहनत करने की जरूरत है। ठीक, तो मॉक टेस्ट दो, लेकिन तरीके से। आप पूरे हफ्ते में दो, आप पूरे हफ्ते में 3 दो, लेकिन उसे बहुत अच्छे तरीके से दो। उसे पूरा एनालिसिस करो कि क्यों ऐसा हो रहा है। इससे एक और फायदा है। फायदा क्या है, जब आप मॉक टेस्ट देते हो बेटा, तो आप हर एक क्वेश्चन के अलग अलग फॉर्म से रूबरू हो रहे होते हो। ठीक है, जैसे मान लो मुझे पजल आती है और मुझे फ्लोर की पजल आती है एक टाइप की, ठीक है, और प्री में आती है और मैंने अच्छे से कर रखी है, प्रैक्टिस है। लेकिन आपने एक मॉक टेस्ट दिया अचानक और आपने देखा कि फ्लोर के साथ साथ उसने एज भी दे दी, तो उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, और इस तरीके के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे। यानी कि एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आपको कभी ऐसा लगे कि पढ़ मैंने सब कुछ रखा है और पजल आ गई, मैं पजल अप्रोच कर रहा हूँ, बिल्डिंग वाली पजल ही आई है या फ्लोर वाली पजल ही आई है, और मैं उसे कर रहा हूँ और मुझे अचानक पता चलता है कि यार इसमें तो 3-4 चीजें और ऐड कर दी है, या कुछ और नया चीज ऐड कर दी, तो वहां पर आपके लिए वो क्वेश्चन नया नहीं होगा। आप फैमिलियर होंगे उस क्वेश्चन से, और अगर आप फैमिलियर होंगे तो आप उसे कर लोगे, क्योंकि प्रेशर, एक तो 20 मिनट का प्रेशर आपके दिमाग में पहले से ही है। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। जब भी आप एग्जाम में जाते हो उसमें होता है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, यानी कि आप क्वेश्चन पहले कौन सा उठा रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में होता है कि मैम हम एग्जाम में ऐसा करते हैं कि जो क्वेश्चन हमें पहले आते हैं हम ढूंढ ढूंढ के उनको करते हैं। अच्छा तरीका है, बुरा तरीका नहीं है कि जो क्वेश्चन हमें आते हैं हम पहले उन्हीं को ढूंढते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए आपने सब कुछ करा हुआ है, आपको सब कुछ आता है, और आप एग्जाम में क्वेश्चन ढूंढने के चक्कर में फंस गए कि पजल आ रही तो पहले पजल को छोड़ते जाते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि पजल आ रही तो पहले पजल को छोड़ दो। आप पजल कर रहे हो और 15 क्वेश्चन शुरू के पजल ही है, 3 पजल है, 5-5 नंबर की 15 क्वेश्चन, आप क्लिक करते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। जब तक आपने 15 क्लिक किए तब तक देखा तो 3 मिनट हो चुके थे या 2 मिनट हो चुके थे। हर एक मिनट का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो मैं कहती हूं अगर आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप सब कुछ कर लेते हो, ठीक है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाओ। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। मैंने पहले ही कहा आता सबको सब कुछ है। अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो ब्लैंक होके कभी एग्जाम में नहीं जा रहा है। अगर आपका कॉम्पिटिटर है, और जैसे कि लॉकडाउन है, 3-4 महीने से बच्चों ने इतनी भयंकर तैयारी की हुई है, कुछ ऐसे भी हैं आप ही के साथी जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, बैठे आराम से नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं नोटिफिकेशन भी आ जाए, भाड़ में जाए, इस साल तुम पेपर नहीं देंगे, है ना। तो ध्यान रखना कि उन कॉम्पिटिटर्स जो जिन्हें अब बहुत ज्यादा टाइम मिला पढ़ने का, उनके साथ आपका कंपटीशन है। ठीक है, तो उनके साथ अगर कंपटीशन है तो आपको उनसे एक स्टेप आगे होना है, तो प्रैक्टिस भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी, तो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं, जो कि मैं कह रही हूँ 60% का वेटेज है इसका एग्जाम में 100 में से, तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल रोज बनानी है। बच्चे क्या करते हैं कि मैम 3 दिन मैंने सोचा है कि मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और मैंने 3 दिन सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग की और मैंने सारे क्वेश्चन देख लिए। उसके बाद अगले दिन 3 दिन मैम मैं सिर्फ ब्लड रिलेशन करूंगी या करूंगा, तो ये तरीका अच्छा नहीं है। ठीक है, आपको रोज करना है।
रोज आपको करना है। रोज का मतलब प्रैक्टिस पजल सिटी। कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ पजल और सिटी एलिमेंट ही करते हैं, ये सब छोड़ रखा है, कहते हैं मैम ये पढ़ रखा है आता है, लेकिन कम समय में क्वेश्चन बनाने का तरीका, ये एक बहुत अच्छी वो है कि आपको ये भी आनी चाहिए कि भाई आता तो मुझे ठीक है, मैंने कहा अल्फाबेटिकल सीरीज है मुझे आता है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि भाई अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि 3-3 नंबर में या 3-3 लेटर में क्वेश्चन होता है, बोलता है जो कॉन्सोनेंट है उसको आप ये बना दो, जो आपका वॉवल है उसको आप प्रीसीडिंग लेटर से वो कर दो रिप्लेस, और आप बताओ कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं या कितने नॉन मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन आता है। परफेक्ट स्क्वायर कितने बन रहे हैं, आपके प्राइम नंबर कितने बन रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस टाइम पर आप देखते होंगे कि डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पता तो हमें है कि ये ऐसा होता है, लेकिन इस टाइम के अंदर अंदर करना है। और मैं आपको बता दूं पजल और सिटी अरेंजमेंट का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है एग्जाम में, मैं कहती हूं कि अगर एग्जामिनर 20 मिनट में बोल रहा है कि ये करना है तो वो डुएबल है। ऐसा नहीं कि वो डुएबल नहीं है, वो डुएबल है। तो जो लोग सोचते हैं इम्पॉसिबल है कि 20 मिनट में नहीं कर सकते, तो अपने दिमाग से निकाल लो, ये बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत आसान है और पॉसिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं पजल और सिटी एलिमेंट जो प्री में आते हैं। प्री की बात कर रही हूँ, मेंस की नहीं। प्री की जो पजल और सिटी एलिमेंट होती है बेटा, वो स्टैंडर्ड टाइम उसका मैक्स टू मैक्स 3 मिनट होता है एक क्वेश्चन का। ठीक है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि 2 मिनट में पजल या सिटी एलिमेंट सॉल्व हो जाता है, इजी क्वेश्चन होता है। तो प्री अगर बात करें तो 3 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम होता है, और अगर मान लो 4 क्वेश्चन भी आए तो 4 3 12 12 मिनट में हो जाने चाहिए। ठीक है, बचता है फिर वो 8 मिनट का टाइम। वो जो 8 मिनट का टाइम होता है उसमें आपको ये सारे निपटाने हैं जितने भी क्वेश्चन आए। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि स्लॉग्स आ गया तो इनइक्वालिटी नहीं आएगा, ये आ गया तो ये नहीं आएगा। तो आपको ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से करके जाना है। तो ये तो जाना ही जाना है अच्छे से करके, इनको भी जाना है। इनमें भी प्रायोरिटीज होती है, जैसे मान लो स्लॉग्स और इनइक्वालिटी। ठीक है, ये तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। क्यों नहीं छोड़ के जाना? क्योंकि अगर स्लॉग्स और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं तो बेटा ये बंच में आते हैं। बंच का मतलब है कि ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आके और खत्म हो गया, बहुत ही गंदी किस्मत होगी तो ऐसा हो भी सकता है। तो इसमें जब वो क्वेश्चंस एग्जामिनर देता है तो इनके क्वेश्चंस वो क्या करता है कि बंच में देता है। 3 क्वेश्चन दे दिए, 4 क्वेश्चन दे दिए। पहले तो ऐसा आता था 5 इसके आते थे, 5 इसके आते थे, तो बच्चा 10 नंबर तो यहीं से पा लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर स्लॉग्स आ रहा तो इनइक्वालिटी गायब है, इनइक्वालिटी आ रही है तो स्लॉग्स गायब है। और ऐसा भी होता है कि दोनों ही आ गए, 2 और 3 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में दोनों ही आ गए। तो करके बेटा सब कुछ जाना है। मैं पहले बता रही हूँ, ये तो करके जाने ही जाने। ये 8 चैप्टर जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है, यानी कि जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, या पढ़ने में नहीं बोल सकते, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिन्होंने सारा सिलेबस पहले से ही कवर कर रखा है, वो मशीन इनपुट और डाटा सफिशिएंसी भी करके जाएं। एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है। और ये नहीं चाहती मैं कि बच्चा सब कुछ आता है और बहुत ब्रिलियंट बच्चा वो ये दोनों छोड़ के चला गया, इसकी प्रैक्टिस नहीं करके गया और वो फिर 33 या 32 नंबर में अटक गया। मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ 35 क्वेश्चन अगर आए हैं तो 35 के 35 होने चाहिए। स्टार्टिंग से लग जाओ। जो जिनको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं लगता कि बेकार है या हम फंसते हैं, तो स्टार्टिंग से लग जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 35 तक आपको करते जाना है। 1 to 1 क्वेश्चन सारे करते जाओगे बिना स्किप के। ठीक है, स्पीड अच्छी रखनी है। लेकिन अब मान लीजिए आप क्वेश्चन कर रहे हो तो कुछ होते हैं प्लान बी वाले बच्चे। प्लान बी भी आपके पास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन किया, हर दिन एक जैसा तो होता नहीं। आपने क्वेश्चन किया और आप एक पजल पे अटक गए। आप एक पजल पे अटक गए और उस पजल को आपने 2 मिनट का टाइम दिया और आपकी नहीं बनी। ठीक है, फिर आप फिर से 2 मिनट का टाइम दे रहे हो और फिर 1-1.5 मिनट का टाइम और एक्स्ट्रा आपने दिया, फिर से नहीं बनी। तो वहां पे ईगो मत लाना। कुछ बच्चे होते हैं जो जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, कहते हैं नहीं यार पजल तो मेरा ऐसे बनता है, ऐसे चुटकियों में, छोड़ के तो मैं कभी नहीं आऊंगा। तो याद रखना, आप अपने आप को धोखे में रख रहे हो। ठीक है, ऐसा हो जाता है कई बार कि एग्जाम में आप क्वेश्चन में कोई लाइन गलत पढ़ लेते हो, या एग्जाम में क्वेश्चन में आप स्टक हो जाते हो किसी क्वेश्चन में। तो स्टक नहीं होना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। छोड़ दो उस टाइम पे, उसे छोड़ दो। आप चलते जा रहे हो, अचानक कोई ऑब्स्टिकल आ गया, आप उसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पता है कि भाई 2-3 मिनट में एक्स्ट्रा वेस्ट कर चुका हूं इसमें, तो आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जब आगे बढ़ जाओगे, मान लो आपका 17-18 मिनट में पेपर हो गया, 35 के 35 क्वेश्चन, फिर आप उस पर आ सकते हो, आप उसे रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, आप उस पर आओ दोबारा से, रिव्यू एंड मार्क का ऑप्शन आता है, वहां पर रिव्यू और मार्क में डायरेक्ट उस क्वेश्चन में आओ और फिर उसे सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी कई बार होता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये खुद का मेरा पर्सनल आपका वो है एक्सपीरियंस, कि होता क्या है, जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं या हमने पूरा वो किया, तो मान लो ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये डायरेक्शन के भी 2 क्वेश्चन आए थे। ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन जब भी आएंगे, सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, आपका एक पजल फॉर्म में क्वेश्चन आता है, या आप बोल अरेंजमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आता है। पजल फॉर्म में आती है ऑर्डर रैंकिंग। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, 3 क्वेश्चन एक साथ आते हैं, 2 से 3 मिनिमम आते हैं, जिसमें उसने बोला होता है कि 8 लोग हैं या 5 लोग हैं, इन्होंने एक एग्जाम दिया, हर किसी की अलग अलग रैंक आई, ठीक है, आपको बताना है इसके प्रोबेबिलिटी कितनी है, कि उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, कि पॉसिबल मार्क्स कितने आ सकते हैं, कौन बंदा लीस्ट से 3rd नंबर पर है या कौन बंदा 3rd हाईएस्ट है क्लास में, 2nd हाईएस्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो ये मत सोचना इसमें वो आएंगे जो एसएससी में आते हैं कि एक बंदा बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एक बंदा दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, उनके बीच में यदि इतने व्यक्ति हो तो टोटल कितने व्यक्ति होंगे, नहीं, बंच में आते हैं इसमें क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लो 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन यहां से आ गए, एक यहां से आ गया, ठीक है, और बाकी 3 क्वेश्चन यहां से बन गए, 2 क्वेश्चन यहां से बन गए, ऐसा। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चैप्टर इसके आए ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। करके आपको सब कुछ जाना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो याद रखिएगा कि आपको ये जो वाला सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, इसमें मान लो आपने कोडिंग रिकॉर्डिंग का एक क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आया, आपने छोड़ दिया और आप आगे बढ़ गए, आप 35 क्वेश्चन कर चुके हो जिसमें सब कुछ हो चुका है, और आपकी 3 नंबर की एक पजल बची है, या आपके पास 5 नंबर की एक पजल बची है, या सीटिंग अरेंजमेंट बचा है, और 3 नंबर का एक आपके पास कोडिंग रिकॉर्डिंग बचा है, और आपके पास समय बचा है, 17 मिनट हो चुके हैं, और आपके पास समय बचा है कितना, 3 मिनट का समय बचा है, 3 मिनट का समय बचा है। ध्यान से देखना, ये मैं एक कंडीशन बता रही हूँ जो होती है जनरली बच्चों के साथ, ठीक है। 3 मिनट का टाइम बचा है, तो जनरली बच्चा क्या करता है, उसने पजल उठा ली, कि हाँ यार ये यहां से करूंगा तो 5 नंबर आएंगे, यहां से करूंगा तो केवल 3 नंबर आएंगे। उसने पजल उठा ली, और पजल उठाते ही उसने सॉल्व भी कर ली, सॉल्व भी हो गई, लेकिन जैसे ही टिक कर रहा था वैसे टाइम अप हो गया। तो ऐसा कई बार होता है। तो ये भी देख लेना कि पजल किस लेवल की है। अगर पजल ऐसी है कि भाई आप कर भी लोगे और टिक भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। और जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, या फिर मान लो कोडिंग डिकोडिंग की जगह आपका क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का या डिस्टेंस डायरेक्शन का, तो मैं कहती हूँ 3 मिनट में आप ये जरूर अप्रोच कीजिए बजाय इसके, ठीक है। इसके बजाय आप ये अप्रोच कीजिए, ताकि आपका अगर 2 मिनट में भी 1-2 क्वेश्चन भी हो पा रहे हैं तो भी आप 1-2 नंबर के हमेशा बेनिफिट में चलोगे। अगर आप इसको सोच रहे हो तो पजल का ये सीन होता है बेटा, पहले पूरी बनाओ उसके बाद ही आंसर दे पाओगे। लेकिन इन क्वेश्चंस का ऐसा होता है कि आप 1-1 मिनट में 1-1 क्वेश्चन को दे रहे हो, तो आप इंडिविजुअल क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो। तो अगर 3 में से या 2 में से 1 या 2 नंबर भी आपके आ रहे हैं तो वो 0 नंबर से तो बेहतर ही है। समझ में आई बात? तो ऐसे नहीं कि आप पजल में अटक गए, पजल करता रहता है बच्चा और फिर वो 2-3 मिनट भी नहीं बस 2 सेकंड भी नहीं बचते, और जब टिक करने जाता है तब तक टाइम अप हो जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपको रखना है अप्रोच, ठीक, एग्जाम में। और हमेशा याद रखना, नर्वस नहीं होना। नर्वस वो स्टूडेंट नहीं होगा जिसको मॉक टेस्ट की बहुत अच्छी से प्रैक्टिस होगी, क्योंकि वो रोज ऐसे नर्वस चीजें झेलता है कि जब वो एग्जाम में बैठता है या जब वो एसटी देता है तो सोचता है कि भाई आज मेरे परसों से बेहतर नंबर आने चाहिए, ठीक है। तो वो प्रेशर वो कहीं ना कहीं झेल रहा है। तो वो स्टूडेंट्स जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो ये चीज़ें जो हैं फेस कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो मैंने पहले ही बोल दिया है, कभी भी ये मत सोचिएगा कि हमें क्वेश्चन को इस तरीके से करना है कि दिमाग में सेट करना है कि भाई 35 के 35, कोई प्रेशर नहीं। आपको बस ये करना है कि भाई जो भी क्वेश्चन आ रहा है और मुझे अगर वो चैप्टर आता है तो वो मैं करूं। हाँ, अगर प्लान नंबर 2 के बच्चे हैं, यानी कि प्लान बी ये है कि मान लीजिए कि आपको ये सारे चैप्टर में से कुछ चैप्टर में ऐसा है कि नहीं मैम ये इसमें हमें दिक्कत होती है, या पजल का ही हो गया कि मैम हमें फ्लोर वाली पजल में मास्टर है, लेकिन मैम जब सर्कुलर पजल आती है जिसमें अंदर और बाहर दोनों देख रहे होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट आता है, तो हम नहीं कर पाते। तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं कर पाते हो तो उस क्वेश्चन को आप स्किप करके उसके बाद उसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन ये भी तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चंस करोगे, जब आप मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है। तो इसके लिए क्विजेज आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप रोज, हाँ ध्यान रखना, पजल के लिए बच्चे बोलते हैं कि रोज कितनी पजल करें मैम, 1-2 बहुत है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हो, प्री की, तो प्री की जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट होती है वो हलवा होती है, कुछ नहीं होता, बहुत इजी होती है। तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट रोज करो, और कितनी करो, कम से कम 6 से 7 तो करो ही करो। 6 से 7 में आपका जैसे सर्कुलर वाली सिटिंग अरेंजमेंट आ गई, या आपके फ्लोर वाली पजल आ गई, या मान लो आपके पास बॉक्स वाली पजल आ गई, ठीक है। मंथ वाले क्वेश्चन आ गए, जैसे कि आजकल आ रहे हैं कि मंथ वाले क्वेश्चन है, एक आदमी इस मंथ में पैदा हुआ है, वो आदमी इस मंथ में शादी में जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन से अवेयर होना बहुत जरूरी है, और अवेयर तभी होंगे जब नंबर ऑफ मॉक्स दोगे। हर मॉक में आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, आप अवेयर रहोगे तो जब एग्जाम में अचानक से क्वेश्चन आएगा तो आप फैमिलियर रहोगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अचानक से क्वेश्चन, अचानक से आपको पता ही नहीं, मान लो आप पेपर देने गए, मैं कह रही हूँ रीजनिंग का सिलेबस ये है, और वहां मान लो एग्जाम में कुछ और ही आ गया, कोई ऐसा टॉपिक जो मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है,
तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और ये प्रेशर कहीं ना कहीं आपका आगे का पेपर खराब करेगा ही करेगा। और अगर रीजनिंग का सेक्शन यानी एक भी सेक्शन, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, कोई भी सेक्शन जो पहले खुलता है, अगर वही खराब हो गया या वहां पे कहीं भी आपको नकारात्मकता, नेगेटिविटी आ गई, तो आगे का सेक्शन बिल्कुल सही नहीं होने वाला, चाहे कितनी कोशिश कर लो। ठीक है, तो आपका पेपर आपके हाथ में है। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट सभी को जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको कंपटीशन उन बच्चों के साथ करना है बेटा, कंपटीशन वैसे भी इस बार बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, हर कोई व्यक्ति, कई ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब से निकाले गए हैं अभी, ठीक है, जिनकी जॉब लॉस हुई है, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं। और 4 महीने 5 महीने का जो इन्हें टाइम मिला है लॉकडाउन में, ये बेहतरीन टाइम मिला था। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन में वो भी जुड़ गए हैं। तो इस बार आपको और तेज दौड़ना है, और तेज दौड़ने के लिए ये सारे जो रूल्स मैंने बताए हैं, ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, वो आपको इंप्लीमेंट करनी है। ठीक, तो सबसे पहले बेसिक क्लियर कीजिए चैप्टर्स के, और रोज हर तरह का क्वेश्चन कीजिए। ये नहीं कि हर दिन पजल ही कर रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट ही कर रहे हैं और बाकी सब चीजें छोड़ रखी है, नहीं। रोज आप मान लो कोडिंग निकोडिंग का एक क्वेश्चन आपने उठा लिया, पजल और सिटिंग में तो चल रही है, उनका वेटेज ज्यादा है, तो भाई उससे 6 से 7 क्वेश्चन आप कर रहे हो। ये देख के घबराना मत कि 6 से 7 पजल तो बहुत ज्यादा होती होंगी, सिटिंग अरेंजमेंट, नहीं नहीं नहीं, 3-3 मिनट के क्वेश्चन है, 3-3 मिनट के। अगर आपको अभी 5 मिनट लग रहे हैं किसी क्वेश्चन में, उस टाइम को रिड्यूस करो बस, और वो रिड्यूस तभी होगा जब डेली करोगे। ठीक है, तो पजल और सिटिंग में तो रोज करना ही करना है, ये भी रोज करने हैं, भले इनका नंबर आप कम कर दो। डिस्टेंट एडिशन मान लो 2 क्वेश्चन कर रहे हो एक दिन में, या मान लो ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन लगा रहे हो, अल्फाबेटिकल सीरीज कर रहे हो, स्लॉग्स और इनइक्वालिटी 2 सेकंड भी नहीं लगते इन क्वेश्चंस को करने में, है ना, तो आप इसको कर रहे हो। तो ये सारे आपको करने हैं। मशीन इनपुट भी देखते जाना, इजी वाले, एक होते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग वाले, है ना, एक होते हैं कोड वाले, मैथमेटिकल वाले। तो जो इजी वाले हैं वो आते हैं प्री में, अगर आए तो। ज्यादातर नहीं आता, ऐसा कोई फ्रिक्वेंट वो नहीं है, लेकिन आ सकता है, क्योंकि 2 बार एग्जाम में आ चुका है मशीन इनपुट भी, और डाटा सफिशिएंसी एक बार आ चुका है। तो याद रखना, इनको भी आपको करके जाना है। तो ये जो 10 चैप्टर हैं, ये आपको करके जाना है, जिसमें सबसे प्रायोरिटी में होगा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, फिर होगा स्लॉग्स एंड इनइक्वालिटी, उसके बाद आपके होंगे कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंट एडिशन, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज, और लास्ट में आपके आएंगे मशीन इनपुट एंड डाटा सफिशिएंसी, जो आपको करके जाने हैं अगर आपकी तैयारी पूरी है। अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है, आप बिल्कुल न्यू कमर हैं, तो आप सिर्फ ये 8 चैप्टर करके जाइए, उसके अलावा ये 2 चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप अच्छे से 30 से 31 नंबर गेन कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। समझ में आ गई बात? तो आप इस स्ट्रैटेजी के साथ अगर एग्जाम में जाते हैं तो आपके फुल में से फुल मार्क्स जरूर आएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप 18 मिनट में ही, 17 मिनट में ही पेपर निपटा दो, ठीक है, अगर स्पीड अच्छी है तो, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के लिए। अच्छे से एग्जाम दीजिए और हमें मिलिए फिर मेंस के सेक्शन में। और जब आप प्री क्लियर कर लेंगे तो हम मेंस की भी स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करेंगे, कैसे मेंस में, अब ये तो नहीं कहेंगे कि मेंस में से फुल मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, उसमें बहुत अच्छा लेवल होता है और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी के लिए आप इस प्री की स्ट्रैटेजी को रखिए ध्यान, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।